तो नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। ऐसे एक्ट जो पॉसिबल ही नहीं है उनको करने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो क्या होगा, वॉइड होंगे। ठीक है, क्या बताया हमने, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। जैसे कि एक्स बोलता है वाई से कि मैं आपको ट्रेजर निकाल के दूंगा बाय मैजिक, आप मुझे बदले में 10,000 रुपये दीजिए। तो क्या ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है और ये इम्पॉसिबल एक्ट के लिए जब एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड होता है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। सपोज करिए आपको कभी अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा भरोसा आ जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भरोसा आ जाता है तो आप अपने दोस्त से एक एग्रीमेंट करते हैं कि तुम मुझे हर किलोमीटर का 1,000 रुपये दोगे और मैं हर किलोमीटर हर घंटे में 100 किलोमीटर चलूंगा। अब आप तो बोल देते हैं कि मैं हर घंटे 100 किलोमीटर चलूंगा और तुम मुझे हर किलोमीटर के हिसाब से 1,000 रुपये दोगे, पर आप कभी एक घंटे में 100 किलोमीटर चल ही नहीं सकते, ट्रेन भी नहीं चलती। तो ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है और इसको करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। तो ये होते हैं कुछ एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो इम्पॉसिबल है उसका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गुड मोरल। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गुड मोरल, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ऐसा कोई एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट हो या इमोरल हो। अब इमोरल की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को देख के हमेशा कोर्ट ही ये डिसाइड करता है कि क्या चीज इमोरल है, क्या चीज मॉरल है। लेकिन ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो या इमोरल हो वो वॉइड होता है। जैसे कि आप ये मानिए कि एक्स है, ठीक है, एक्स के भाई वाई ने जेड के घर में रॉबरी करी। अब एक्स जेड को बोलता है कि भाई तुम मेरे भाई वाई के ऊपर से जो भी क्रिमिनल केस तुमने रॉबरी का कर रखा है वो वापस ले लो और जो भी सामान उसने तुम्हारे यहाँ से रॉब किया था वो उसका मैं कंपनसेशन तुम्हें पूरा दे दूंगा। तो क्या ये एक्ट मॉरल है या पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग्स में है? नहीं। क्यों? ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है कि क्राइम जो है वो एक पब्लिक एट लार्ज को, पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है और जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए, तभी एक संतुलन बना रहेगा, तभी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो ये जो एक्स जेड के साथ एग्रीमेंट कर रहा है वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में है और ना ही वो मॉरली सही है। मॉरली तो इन्हें भी अपने भाई को जो है क्या करना चाहिए, सजा दिलवानी चाहिए। तो ये ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाते हैं। तो दूसरी चीज आप ये मानिए कि अगर x और y, x y से बोलता है, x y से बोलता है कि मेरी डॉटर जो है z, आप उसके साथ एडल्ट्री में रह सकते हो, तो क्या ये मॉरली सही है? नहीं, ये बिल्कुल मॉरली सही नहीं है और x और y के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो है वो है एग्रीमेंट
फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ फॉरबिड करता है वो वॉइड होता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसे लॉ फॉरबिड करता है इज वॉइड। कैसे वॉइड मानेंगे आप, बताइए। देखिए, एक्स वाई से कहता है कि तुम मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें पीएससी में नौकरी लगवा दूंगा, पब्लिक सर्विसेज कमीशन में तुम्हें एक सीट में दिलवा दूंगा, तुम मुझे 1000 रुपये दो। तो ये एक इलीगल एक्ट है, ये फॉरबिडन है बाय लॉ। तो ऐसा कोई भी एक्ट करना इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड इज वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। तो ऐसा कोई भी एक्ट, सपोज करिए कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि हम डब्ल्यू के घर में चोरी करेंगे और चोरी करके जो भी हम सामान इकट्ठा करेंगे वो तीनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो अब भाई 100% चोरी करेंगे तो 33% एक आदमी के हाथ में आएगा। तो इनने बोला कि भाई 33% तीनों बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे, चलो चोरी करते हैं। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही फॉरबिडन है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। तो एन एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज नॉट अ वॉइड वैलिड एग्रीमेंट, इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये होते हैं आपके लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट अ लॉफुल कंसिडरेशन इज, ठीक। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट हम पूरा नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉफुल नहीं होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम आगे इनको, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे, किस सिचुएशन में कौन सा कंसेप्ट हमने लगाया तो जो आंसर आया, ठीक है। चलिए अब हम लॉफुल कंसिडरेशन की ओर बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट अ लॉफुल कंसिडरेशन इज। हम शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है, कंसिडरेशन होती है। तो ये कंसिडरेशन होती क्या है? कंसिडरेशन जो वर्ड हम इतनी बार यूज कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, वो कंसिडरेशन होती है। बट लॉ ऐसा नहीं कहता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? when at the desire of promisor, जब प्रोमिसर की डिजायर पे, मतलब प्रोमिसर अगर बोलता है, ठीक है, उसके कहने पर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या कोई और पर्सन प्रोमिसी के बिहाफ पे, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। इसमें ये जो ईडी लगा है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ठीक है, और हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ठीक है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। इसमें क्या है? एस लगा है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज कॉल्ड, सच एक्ट और एब्सटेनेंस is called consideration for the promise। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि प्रोमिसर की डिजायर पे अगर प्रोमिसी या कोई और पर्सन कोई काम कर चुका है या करने से रुक चुका है, या तो कोई काम कर रहा है या करने से रुक रहा है, या फिर प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो कोई काम करेगा या करने से रुक जाएगा, उस
एक्ट और एब्सटेनेंस को कहते हैं कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस। अब ये जो 3 चीजें मैंने एनसर्कल किए हैं, ये क्यों किए? ये इसलिए किए क्योंकि हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। डन मतलब कि कर चुका है, एब्सटेन्ड मतलब कि कुछ करने से रुक चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होती है आपकी पास्ट कंसिडरेशन। कौन सी कंसिडरेशन होती है? पास्ट कंसिडरेशन। फिर डज मतलब कि कर रहा है, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग या तो करने से रुक रहा है। तो ये कौन सी कंसिडरेशन हुई आपकी? प्रेजेंट कंसिडरेशन। और लास्ट वन इज प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कि फ्यूचर में या तो करेगा या करने से खुद को रोकेगा। तो ये हुई आपकी फ्यूचर कंसिडरेशन। समझ रहे? तो ये चीज मैंने आपको डेफिनेशन में इसलिए बता दी क्योंकि इसको फिर हम अलग से पढ़ते तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता आपके लिए, तो इसको डेफिनेशन में समझिए। तो पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, ये होती हैं 3 टाइप की आपकी कंसिडरेशन। अब इसको आप एक बार फिर से देखिए। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और promises to do or abstain from doing, such act or abstinence is called consideration for the promise। ठीक। अब हम समझते हैं कि पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन और प्रेजेंट कंसिडरेशन होती क्या है। तो जब सबसे पहले हम पास्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है कि पास्ट कंसिडरेशन में या तो जो प्रॉमिसी है वो कुछ कर चुका होता है या कुछ करने से खुद को रोक चुका होता है। मतलब या तो एब्सटेन करता है खुद को या कुछ काम कर देता है, और फ्यूचर में वो प्रॉमिस करता है, और प्रेजेंट में तो सारी चीजें प्रेजेंट में ही चलती हैं। तो पास्ट कंसिडरेशन देखिए, पास्ट में क्या होता है। सपोज करिए देयर इज अ पर्सन ए जिसका जो बैग है एक वो लॉस्ट है। ठीक है, देयर इज अ पर्सन ए जिसका बैग गुम गया है। ठीक, ये न्यूज़पेपर में निकलवाता है कि जो भी मेरा बैग ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1000 रुपये दूंगा। अब ए का बैग बी को मिलता है। किसको मिलता है? ए का बैग बी को मिलता है, और बी ए का बैग लेकर के इसको देख के और पहुंचता है ए के पास। तो बी के पार्ट पे जो कंसिडरेशन थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बी की कंसिडरेशन ही क्या थी कि उसे बैग लेकर के ए के पास जाना था, और ए की कंसिडरेशन क्या है कि वो उसे अब 1000 रुपये देगा। तो बी की कंसिडरेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बी हैज डन समथिंग। समझ रहे हैं? बी हैज डन समथिंग। वहीं ए की जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर कंसिडरेशन है, बिकॉज ही इज प्रोमिसिंग टू डू समथिंग। समझ रहे हैं? ही इज प्रोमिसिंग टू डू समथिंग, बट बिकॉज ये प्रोमिसी, ये बी है यहाँ पे और प्रोमिसर ए है, तो हम फ्यूचर कंसिडरेशन को भी एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आप पास्ट को समझिए कि इसका बैग गुमा, इसने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि whosoever finds my bag I will reward him with $1000। Now B finds his bag, B takes the bag to A, B has done something, B has done something, like B has fulfilled the
कंसिडरेशन ऑफ हिज पार्ट, ठीक है। नाउ अब ए उसको 1000 रुपये देगा, तो ये होती है आपकी पास्ट कंसिडरेशन। फिर जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? प्रेजेंट कंसिडरेशन तो जो नॉर्मल कंसिडरेशन होती है वो कि ए और बी दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ए बी को बोलता है कि आप मुझे 5000 रुपये दीजिए, मैं आपको इतना सामान दे देता हूँ, ठीक है ना, गोल्ड दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बी 5000 रुपये देता है, ये गोल्ड देता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो ये क्या हुई? ये हुई आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन कि प्रेजेंट में ही उसी टाइम ए ने उसे गोल्ड दिया, बी ने उसे पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। तो ये हुई आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब जब इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन की। कौन सी कंसिडरेशन? फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होता है? सपोज करिए कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नेक्स्ट मंथ 25th को आप मुझे गुड्स सप्लाई करोगे, ठीक, जिसके बदले मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो अब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर बी ने क्या किया? ही प्रोमिसेस टू डू समथिंग, ही इज प्रोमिसिंग टू सप्लाई द गुड्स टू प्रोमिसर। तो ये हुई आपकी फ्यूचर कंसिडरेशन की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर जो प्रोमिसी है वो प्रोमिसर के लिए ये करेगा एंड इन रिटर्न प्रोमिसर उस प्रोमिसी को या तो कंसिडरेशन में पैसे देगा या जो भी जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो। तो जब फ्यूचर की बात होती है तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है, जब प्रेजेंट में सब कुछ हो जाता है तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। और जब कोई प्रोमिसी ऑलरेडी अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करके, ऑलरेडी अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करके और फिर प्रोमिसर के पास जाता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक, कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है कंसिडरेशन की। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखिए, अब कंसिडरेशन की जो भी वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी नजरों में होती है? वो होती है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उनकी नजरों में, ना कि कोर्ट की नजरों में। कोर्ट को कंसिडरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोर्ट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंसिडरेशन क्या है, आप कंसिडरेशन की जो वैल्यू है वो पूरी है कि नहीं है, वो उस मतलब प्रोमिसर जो प्रोमिसी के लिए कर रहा है वो क्या कंसिडरेशन को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। कंसिडरेशन की मॉनेटरी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? जब प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी अपनी कंसिडरेशन की वैल्यू उसी टाइम डिसाइड कर लें। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, उसे कंसिडरेशन की मॉनेटरी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। सपोज ए बी से कहता है कि मैं अपना घोड़ा तुम्हें 10 रुपए में दे दूंगा, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 1000, ठीक। अब जब ये केस कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ए ने अपने 1000 रुपए का घोड़ा बी को 10 में बेच दिया, क्योंकि उसकी जो कंसेंट थी वो फोर्सफुली नहीं ली गई थी, वो फ्री कंसेंट थी। दोनों कैपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दोनों ने लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में सब कुछ सही हुआ, पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोर्ट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट जिस भी पार्टी ने अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं की, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की, ब्रीच किया, उस ब्रीच के लिए कोर्ट इन्हें बोलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करिए। बाकी कोर्ट को कोई लेना देना इस चीज से नहीं होता कि 1000 का घोड़ा
जो है 10 रुपए में ए ने बेच दिया। वो ए का घोड़ा है, वो उसे 10 में बेचे, 1000 में बेचे, 10,000 में बेचे, ये ए पे निर्भर करता है। हाँ, बी चाहता तो ये भी बोल सकता था कि नहीं 10 तो महंगा है, 5 रुपए में दे दो, और अगर ए मान जाता कि हाँ मैं 5 रुपए में दूंगा तो भी कोर्ट को कोई लेना देना नहीं होता। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करना रहता है। कोर्ट को कंसिडरेशन की मॉनेटरी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन इतना छोटा सा कंसेप्ट तो है नहीं, कंसिडरेशन आपका बहुत अच्छा लंबा खासा कंसेप्ट है, तो हम इसके आगे के जो कंसेप्ट है उनकी तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल। प्रोमिसरी स्टॉपल का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है? अच्छा, ये आता है हमारा कंसिडरेशन के अंदर। ठीक है, ये कंसिडरेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो प्रोमिसरी स्टॉपल का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो प्रोमिसरी स्टॉपल ये बोलता है कि अगर प्रोमिसर ने कोई प्रॉमिस कर दिया है, फिर बाद में वो प्रॉमिस से हट नहीं सकता, प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता, ही कांट डिनाई। ओके, ऑन व्हाट बेसिस? कि मुझे कोई कंसिडरेशन तो उस बदले में मिल ही नहीं रही है। तो ये केस जो इस केस का कहाँ से, मतलब इस जो ये कंसेप्ट है प्रोमिसरी स्टॉपल का, ये इस केस से सबसे पहले आया। तो ये केस क्या बोलता है? ये केस है आपका सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी लिमिटेड वाले जो है, ये हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड वालों को बोलते हैं कि भाई वॉर टाइम चल रहा है, तो वॉर टाइम में आप हमारा रेंट कम कर दीजिए। तो जो प्रोमिसर रहता है वो प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है, रेंट हम आपका कम कर देते हैं। अब जब वॉर टाइम ओवर हो जाता है और रेंट वापस से नॉर्मल पे आ जाता है, तो ये क्या कोशिश करता है? ये कोशिश करता है कि ये उस वॉर टाइम में जो कम रेंट लिया था वो भी रेंट वापस से ले ले। तो कोर्ट बोलती है कि जी नहीं, आपने प्रॉमिस किया था एंड यू आर स्टॉप्ड बाय दैट प्रॉमिस। आपको उस प्रॉमिस से अब आप मुकर नहीं सकते। अब आप वो रेंट जो आपने उस टाइम पे कम लिया था वो आप अब फिर से रिकवर नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका प्रोमिसरी स्टॉपल का कंसेप्ट। अब इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉमिस किसके पार्ट पे होगा? प्रॉमिसर के पार्ट पे। प्रॉमिसर ने कोई प्रॉमिस किया और समथिंग हैज बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्रॉमिस। प्रॉमिसर एक प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस के फर्दरेंस में कुछ ना कुछ काम कर देता है, समथिंग डन इन फर्दरेंस ऑफ प्रॉमिस। तब क्या होता है? वो प्रॉमिसर उस प्रॉमिस से स्टॉप्ड हो जाता है। प्रॉमिसरी स्टॉपल का कंसेप्ट बेसिकली यही कहता है। ठीक है, एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि एक ट्रस्ट रहता है जो मंदिर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वो मंदिर के लिए फंड रेज कर रहा होता है। देयर इज अ ट्रस्ट, ठीक है, विच इज रेजिंग फंड्स फॉर टेम्पल। ओके, नाउ वो बोलते हैं प्रॉमिसर को कि भाई हमें फंड चाहिए। तो प्रॉमिसर बोलता है हाँ हाँ मैं आपको फंड्स दूंगा। उस बेसिस पे ये लोग उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं। अब जब कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है और वो प्रॉमिसर के पास जाते हैं, तो प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है, बोलता है भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा किसी भी तरीके का कोई भी पैसा। तो कोर्ट क्या कहती है कि जी नहीं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था एंड यू आर स्टॉप्ड बाय दैट प्रॉमिस। अब आप उस प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते, आपको जो है उस मंदिर के लिए डोनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉमिस के बेसिस पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। तो यू कांट डिनाई देम फॉर दी व्हाट? डोनेशन। तो ये होता है आपका प्रॉमिसरी स्टॉपल का पूरा कंसेप्ट। समझ रहे? प्रॉमिसर के पार्ट पे एक प्रॉमिस होगा, ठीक है, और वो प्रॉमिस से वो मुकर नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रॉमिस से वो इस कंसेप्ट के कारण वो स्टॉप्ड हो जाता है। अगर उसके प्रॉमिस के बेस पे उसने कोई काम चालू कर दिया है तो फिर उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो मुकर जाए। सपोज करिए कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, आप क्लैट का फॉर्म भर दीजिए। आप क्लैट का फॉर्म भर देते हैं और मैं बोलता हूं भाई मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप देख लीजिए आपको जैसा करना है। तो मैंने एक प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस के भरोसे कुछ किया, ठीक है। तो अब भाई प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉमिसर एंड समथिंग डन इन फर्दरेंस ऑफ प्रॉमिस। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे उस प्रॉमिस से मैं स्टॉप्ड हूं, मुझे उस प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा, मैं उस प्रॉमिस से नहीं मुकर सकता। तो ये हुई बात हमारी प्रॉमिसरी एस्टोपल के कंसेप्ट की। अब हम बात करते हैं इसके जनरल एक्सेप्शन की, कि कंसिडरेशन में कुछ जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए कंसिडरेशन में कुछ जनरल एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जैसे कि अगर भाई बहन हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उसमें किसी भी तरीके की कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। क्योंकि हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। जब हमने उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करी, जब हमने ऐसी बहुत से, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की भी बात करी, तो हमने उसमें बार बार कंसिडरेशन की बारे में बात की कि कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, पर कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है ऐसा नहीं है, अगर किसी किसी जगह पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ कंसिडरेशन नहीं भी हो तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है।